नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना जी, जो इस समय ठीक एलओसी के ऊपर बैठे हुए हैं और ताक में हैं कि कैसे जरा थोड़ा भी कोई पाकिस्तानी दिखाई पड़े और ये अपनी आर्टिलरी का शेल दाग दे। तो कर्नल अजय रैना जी का स्वागत है। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम सहयोग अवश्य करते रहे। नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं जिनको क्लिक करके भी आप सहयोग कर सकते हैं। तो कर्नल साहब, क्या माहौल है एलओसी पर? एलओसी गर्म है सर, और गर्म होनी चाहिए। ओनली थिंग इज, जितनी आवाजें पहले आती थी हमारे घर में रात को, उतनी अभी तक नहीं आ रही। और अरे वो इसलिए ये नहीं क्या आ हुआ? रही क्योंकि उधर से कुछ नहीं आ रहा ना सर। अम्युनिशन हो तो क्या फायर करें। नहीं, एक्चुअली आपके सर, घर जो से हम कितनी दूर है एलओसी? सर, क्रॉ फ्लाई इज अबाउट 6.5 किलोमीटर्स। 6.5 किलोमीटर। तो वो आवाजें जो हमें आदत है ऐसा सुनने की, वो इस बार सुनाई नहीं दे रही। पर आएंगी सर, वो आवाजें भी आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा सर। दिन दूर नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, तो कह रहे हैं अभी तो स्मॉल आर्म्स फायरिंग ही हो रही है, अभी तक तो आरटी वगैरह आई नहीं बीच में। आरटी कई जगह पे सर डायरेक्ट फायरिंग रोल में फायर कर रही है, जिसमें बंकर उड़ाने का जो दिखता है। कई जगह पे मिसाइल्स फायर होते हैं, कहीं पे आरटी फायर होती है। हम्म। तब आप आरटी को एक राइफल की तरह यूज करते हो, सामने देख के गोली मारते हो। जैसे टाइगर हिल में शुरू हो गया था। टाइगर में फिर भी चलो एक ट्रैजेक्टरी थी, इसमें तो डायरेक्ट, बिकॉज 1.5-2-3 किलोमीटर तक आराम से, डिपेंडिंग ऑन कैलिबर, आप उसको स्ट्रेट शूट कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू गो वाया ट्रैजेक्टरी। तो हमारे लाइन अच्छा ऑफ अच्छा कंट्रोल अच्छा। पे गन्स उनकी भी हैं, हमारी भी डिप्लॉयड है परमानेंटली, जो इस रोल हम्म। में फायर करती हैं। So, ओके ओके ओके। हाँ, तो ये हॉविट्जर और मोर्टार दोनों ही डिप्लॉयड है ना? मोर्टार तो छोटी कैलिबर होती है ना उसकी तो। सर, मोटर्स का फायदा है, पहाड़ों में मोटर्स ही काम करती हैं ज्यादा, बिकॉज इसकी ट्रेजेक्ट्री हाई ट्रेजेक्ट्री होती है सर। तो सो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 85-80 डिग्री पे निकलती है, और फिर वो ऐसे गिरता है सर गोला नीचे। तो अगर पहाड़ के पीछे आप छुपे हुए हो, तो आप हम्म। आर्टिलरी हॉविट्जर या गन के साथ, जिसकी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री होती है सर, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं होती, बट उसका जो लूप बनता है ना सर ट्रेजेक्ट्री का, वो थोड़ा सा फ्लैटिश होता है। तो उसको आप मारोगे तो वो पहाड़ पे लगेगी, थोड़ा और ऊपर करोगे पहाड़ को पार क्रॉस कर जाएगी। मोटर का ये है कि वो ऊपर से आता है ऐसे करके ना, वर्टिकली। जब ऊपर से, तो कोई छुपा हुआ है आपके पीछे, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो थ्रू ड्रोन्स या सैटेलाइट, या आपको पता है कि यहाँ छुपा हुआ है, इनका सेटअप है। तो फिर आप मोटर्स को, इसे पहाड़ों में मोटर्स बड़ी पॉपुलर हैं सर, और इजी टू कैरी। इन्फेंट्री की अपनी मोटर्स होती हैं सर, आरटी बड़े वाली मोटर्स अलग होती हैं। तो हम बेसिकली क्या है कि मोटर्स के अम्युनिशन को बॉम्ब्स कहते हैं सर, और गन्स और अच्छा, हॉविट्जर के को हम शेल कहते हैं। वैसे डेफिनेशन तो उसके एंगल से ही होती है ना, 45 डिग्री एंड बिलो इज हॉविट्जर एंड 45 डिग्री एंड अबव इज मोर्टार। नो सर, ये जो हॉविट्जर्स हैं और जो गन्स भी, ये भी हाई एंगल में फायर करती हैं। मोटर जो है वो 45 से नीचे नहीं करती। हालांकि कुछ बीच में इन्वेंशन हुई थी, बट देन दे फाउंड की फायदा कोई नहीं। तो मोटर्स को लेमैन लैंग्वेज में है कि 45 से ऊपर ही करेगी सर। वेयरएज गन्स जो है वो नीचे और ऊपर दोनों में करती हैं। और हॉविट्जर और गन्स और इन दोनों के बीच में है सर, जो नीचे भी करती है ऊपर भी करती है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं कर पाती। तो बेसिकली आपने कॉन्टीजेंसीज कवर करने के लिए, इसलिए आप हर सेक्टर में आप देखोगे ये मिक्स होता है इन फायर यूनिट्स का। तो ताकि किसी टारगेट कहीं भी छुपा हो, कहीं भी निकल रहा हो, तो उसको एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा पकड़ेगा। और फिर रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स फिर वो सीधा मार करते हैं, पर वो जहाँ गिरते हैं वो इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि फिर वो बर्बादी कर देते हैं। तो इन सब का मिक्स आपको ऑलमोस्ट हर आर्मी में हर जगह मिलता है सर, हर सेक्टर में। इसमें सुपीरियरिटी किसकी है आरटी हमारी है में? सर, हमारी हमारी सर। उस चाइनीज गन्स का दिखा दिखा के लाहौर का किसी बाजार की फोटो सही ऑफ चल रहा है, हमारे वाले रीट्वीट करने में लगे हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो है कि आप, कोई ज़माने में हम ब्लाइंडली फायर, जब मैं आरटी वाला हूँ सर, तो हमारा क्या होता था कि हम लोग, ओपी ऑफिसर आगे होता है सर लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे इस सिचुएशन की बात करें, इन्फेंट्री के साथ, और गन्स पीछे होती हैं 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन कैसी टेरेन है। तो हम आगे से देख के उन गन्स पीछे से फायर कर रही हैं, वो ब्लाइंड है, तो हम उनको डायरेक्ट करते थे कि लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर करो, नीचे करो। अभी वो ज़माना निकल गया सर। अभी एक तो गन्स ऑटोमेटेड हो गई हैं, ऊपर से जो गन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड है,
एंड जब एक टारगेट आपने एक्वायर कर लिए, अब टारगेट एक्वायर क्या होता है कि बिना फायर किए ही पहले ही टारगेट का निशानदेही कर लेते हो, एक्यूरेटली, ग्रिड रेफरेंस उसका सब कुछ। और उसमें मौसम उस टाइम हवा कितनी चल रही है, जैसे टारगेट तो वहीं पे जहाँ पे है सर, और आप भी वहीं पे हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जिस एलिवेशन पे अपना गोला फेंकना है और जितने दूरी पे फेंकना है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर आगे से हवा आ रही है तो उसमें जो कैपेबिलिटी जिसकी बेटर है सर, उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो वो हमारे पास बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। और हमारा, और पहले पाकिस्तान के पास एज था कि इनके पास अमेरिकन रडार्स थी, जैसे हमारा गोला निकलता था गन से सर, उनको पता चल जाता कहाँ से आया। तो वो दे यूज्ड टू काउंटर फायर ऑन अस, काउंटर बोमार्डमेंट कहते हैं जिसको। अब गन एरिया में क्या होता है सर, गन है, एमिनिशन खुला तैयार करके रखा होता है, अगर आपके ऊपर गोले बरसने लगे तो गन तो फटे ना फटे, लेकिन वो आगे पीछे फिर अगर आग लग गई तो सारा उड़ जाता है। तो इसलिए बोफोर्स बड़ी पॉपुलर हुई थी। और बोफोर्स एक ऐसी गन जो 3 राउंड ठक 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 जैसे राइफल से निकलते हैं, इकट्ठे निकाल के, और वहां से भाग जाती है खुद ही बिना टोर के, उसको पता है ऑटोमेटिक है सर। तो फिर अभी हम वो जो एक हमारा लैकुना था, इसको शूट एंड स्कूट बोलते हैं। शूट एंड स्कूट। शूट एंड स्कूट के लिए गन को खुद मोबिलाइज, एक तो होती है ना सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स जो आर्मर टैंक के साथ डेजर्ट्स में देखा होगा आपने, ओपन एरिया में जाती हैं, आगे के टैंक चल रहे हैं, पीछे पीछे गन्स भी टैंक जैसे दिखती, देखने में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन ये शूट एंड स्कूट इसकी कहीं भी पहाड़ों में भी जहाँ टैंक्स वाली एसपी जिसको सेल्फ प्रोपेल्ड गन कहते हैं, जिसमें ट्रैक होता है टैंक की तरह, वो वहाँ पहाड़ों में चलती नहीं है, लद्दाख में चलती है, बट रजौरी पुंछ एलसी पे नहीं चलेगी। तो वहाँ पे ये बफोर्स और उसकी उस तरह की गन्स जो कि 1 राउंड 3 राउंड का बर्स्ट मारा, जब तक गोला वहां पहुंचा सर, तो उनकी कैपेबिलिटी आजकल ये है कि जब तक दुश्मन का गोला आपके पास आए, आपके गन से यहाँ से फायर कर लिया होता और आप भी भाग रहे होते। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लुका छुपी वाला खेल। तो अभी एंड नंबर वाइज वी आर टू बिग कंपेयर टू पाकिस्तान से। और अभी जो लार्जर कैलिबर और लार्जर रेंज की गन्स आई हैं, जैसे धनुष आ गई है सर, एटैक्स तो अभी इंडक्ट नहीं हुई है, लेकिन सर, धनुष है, और वो आपकी वो लाइट वेट वाली M777 है। तो सर, ये तो बहुत सुपीरियर गन्स है चाइनीज माल से। एंड सर मेन चीज ही होगा सबमिशन कितना है। इन्होंने तो भेज दिया, अपना इसराइल को भी बेचा और यूक्रेन को भी बेचा। ये तो किसी को भी भेज देते हैं ना सर, हीरा मंडी तभी तो उसका नाम रखा है। आपको कितने दिन की लड़ाई आप लड़ सकते हो सर, दैट इज व्हाट मैटर्स। वो आर्टी को हम गॉड ऑफ वॉर कहते हैं सर। और उस जमाने में जहाँ इन्फेंट्री का बहुत बड़ा रोल था, उनको कैप्चर करना पड़ता। आजकल तो बदल ही गया ना सर, ड्रोन्स ने आके टैंक्स की वाट लगा दी, गन्स को भी तंग करेंगे फ्यूचर वॉर में भी श्योर। बट आरटी बहुत बड़ा अभी, और मिसाइल्स भी आरटी में होती हैं। ये जो हमारे पृथ्वी अग्नि, ये सारा बेसिकली आर्टिलरी गनर्स हैंडल करते हैं। तो हमारा रेंज इतना ज्यादा है, फ्रॉम 1-2 किलोमीटर्स टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। तो इसलिए वी आर मच सुपीरियर, एंड हमारी अपनी बनाई हुई है सर, हम बाहर से नहीं मांग रहे, हमने भीख नहीं मांगी हुई, और हमारे पास अम्यूनिशन वगैरह की कोई कमी नहीं है सर, जो कभी हुआ करती थी, अभी नहीं है सर। तो दे डोंट हैव अम्यूनिशन पाकिस। तो आपने हीरा मंडी की बात की, तो वो हीरा मंडी की सारी यूट्यूब चैनल्स भारत बंद कर रहा है। उनके पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आता था इंडियन व्यूअर्स के सहायता से, वो थोड़ा बहुत जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था वो भी बंद कर दिया। ये तो बिलो द बेल्ट है, क्या सोचते हैं आप? बहुत नाइंसाफी है सर। और बहुत यही तरीका, आप बकरे को पहले खिलाओ, जब उसको खाने वाने की मोटा हो जाए फिर उसको हलाल कर दो। तो अभी उसको हलाल किया होता तो अच्छा था, अभी क्या उसको भूखा मार रहे हैं। तो आई थिंक, इसलिए मैं कहता हूँ सर, इस आने वाले दिनों में 10-15-14 दिन में जो भी होना है, काइनेटिक ऑपरेशंस का तो अपना है, लेकिन जो नॉन काइनेटिक एक्शन लिए जा रहे हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। दिस इज हिटिंग देम एट वेयर इट मैटर्स। क्योंकि सर पैसे तो कमा रहे थे, प्लस हमारे मैं तो भी मिनिस्ट्री को कहूंगा थोड़ा और देखो। एक इंडियन ओरिजिन के ही हैं प्रोफेसर साहब, जो अपने आप को क्या बोलते हैं, मुकद्दर खान क्या नाम है उसका, वो हमेशा कमर चीमा के साथ बैठ कर रो रहा होता है इंडिया के खिलाफ, हिंदुत्व, उसको हिंदुत्व ही नजर आता है। वो ही इज फ्रॉम हैदराबाद सर। और फिर वो कहता कि मैं क्लिंटन के साथ था, मुक्तेदार खान। मुक्तेदार खान। तो ऐसे वाले और नमूने भी हैं सर। तो लिस्ट बड़ी छोटी है सर, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 2 तरीके अरे देखने कमर का चीमा का तो बैन किया नहीं? नहीं सर, वो आज उसने सुबह प्रूव किया कि भारतीय आर्मी सुपीरियर है पाकिस्तान से, तो क्यों करना बैन। वो क्या किया साहब, जरा समझाएं हमें भी। उसने आज पूरा काउंट करके बताया कि हमारी आर्मी उनसे डबल है, हमारी नेवी उनसे डबल है, और हमारी एयरफोर्स भी उनसे डबल है। और फिर एक ही चीज बोला कि हाँ F-16 हमारे पास नहीं है, और F-16 का जमाना गया। दूसरा, आप अमेरिकन के साथ अपना डील कर रखी है ना कि F-16 को आपने
अपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में लगाना है, इधर जरा करके देखो, फिर देखते हैं अमेरिका क्या करता है। फिर 400 मिलियन गिनने लगा। तो किसी तरीके से ही ट्राई टू प्रूव कि हम लोग एयरफोर्स में, बिकॉज हमारे पास F-16 है और इंडियन एयरफोर्स के पास F-16 नहीं है, बट उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। रफाल तो F-16 से बहुत सुपीरियर है भाई, बहुत आगे है सर। हाँ, और दूसरा कहता है कि इनके जो दूसरा ब्लॉक पूछो F-16 है वो पुराने ब्लॉक वाले, वो 3rd जनरेशन फाइटर्स हैं और ये 4.5 जनरेशन है सर। बिल्कुल सर, इनको वो कहता ना कि जब डॉग फाइट होगी तो पता चलेगा, बिकॉज आज तक राफेल और F-16 के बीच में डॉग फाइट नहीं हुई। उस मोटे को कौन समझाएगी जब तक F-16 टेक ऑफ कर रहा होगा तो राफेल वुड हैव हिट हिम फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर। जो F-16 के पायलट को दिख ही नहीं रहा होगा, वहां से गोला आएगा, बिकॉज इनकी मारने की कैपेबिलिटी F-16 अपनी राफेल की मच मच लाइक यू सेड सुपीरियर। फिर लास्ट में उसने कहा कि नेवी में भी भारतीय नेवी बहुत आगे है, बट ही वाज वेरी हैप्पी कि INS विक्रांत वापस चला गया। विक्रांत बोलता है वो, INS विक्रांत वापस चला गया, तो लगता है वो दाड़े वाड़े मार के वापस चला गया। तो खुश फहमी में जी रहा था, बट ओवरऑल उसने बता दिया कि पाकिस्तान विल हैव इट बिकॉज आधे हैं हमसे, वो आधे हैं। फिर वो कहता कि आप ये मत बोलो कि भारत के पास 1.1 मिलियन 1.2 मिलियन की स्टैंडिंग आर्मी है, जिसमें वो 0.1 मिलियन से गलत बोल रहा है, एंड देन ही सेज 1.1 मिलियन के रिजर्व भी है। तो उसने कर के पाकिस्तान को बता दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है, तो शायद इसलिए इसको फिलहाल ब्लॉक नहीं किया है। फिलहाल ब्लॉक नहीं किया। लेकिन ये जो कमर चीमा है, जिसको लोग कमीना कीमा भी बोलते हैं वो कीमा, मोटा कीमा, बड़े नाम है उसके सर। तो वो जो कीमा है, उसको पता नहीं क्यों लोगों को शौक है कि वो बुलाते हैं उसको, आपके इंडस वाटर ट्रीटी पे भी उसकी एक्सपर्टीज मांगते हैं, जिसपे उसको कुछ पता नहीं है। कल मैं देख रहा था उनको, जो है वो हमारे वो सीनियर IFS ऑफिसर है, एम्बेसडर भी थे वो, राजीव डोगरा जी, और राजीव डोगरा जी के साथ बैठा दिया। अब राजीव डोगरा जी ने वो इतनी अच्छी वो किताब लिखी है, द बॉर्डर दैट ब्लीड्स वाली, और उसमें जो है उन्होंने एक एक चीज वो इंडस वाटर ट्रीटी की और बाकी पूरा वो पाकिस्तान के ऊपर, मतलब ही इज आई थिंक एन अथॉरिटी ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, उनके साथ इस गधे को बैठा लिया और वो फालतू की बहसें कर रहा है उसके ऊपर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अच्छा, इसका एक चीज और मैंने देखी है, क्या करता है कि जब इंडियन चैनल पे बुलाता है तो बड़ा एग्रेसिव रहता है भारत के खिलाफ, और लेकिन जब खुद करता है तब बड़ा रीजनेबल रहता है। ट्रू सर, रीजनेबल रहता है। अपनी चैनल पे बड़ा रीजनेबल, और भारत की चैनल पे बुलाओ तो बड़ा एग्रेसिव। तो देख लीजिए सर, एक खुद ही गिरगिट है। बिल्कुल सही कहा। मैं तो न्यूज चैनल नहीं देखता सर, बट जो बीच में कभी कटिंग आ जाती है, क्लिप आ जाता है सोशल मीडिया पे, तो वहाँ बड़ा यूर राइट से बड़ा अग्रेसिव हो रहा होता है, और अपने चैनल पे जाके फिर वो कह रहा होता है शर्म कर लो, भारत को देख लो, भारत कहाँ पहुंच गया। यही साजिद तारड़ भी यही कर रहा होता है, तो साजिद तारड़ के साथ बैठ के यही करता रहता है ऐसा। सर वो आया नहीं वैसे बड़े दिन से, कौन? ठीक भी है कि नहीं साजिद तारड़? 4-5-6 दिन से दिखा नहीं है। पता एक बार आया था अटैक के बाद, उसके बाद गायब हो गया। ISI वालों ने धमकी दे दी होगी, और तो क्या पता नहीं। वो भारत होके गया था ना सर अभी, और मुझे ये समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तानी नेशनल, जो मुझे पता है पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एक सिटी का वीजा मिलता था इनको, एक सिटी और स्टेट। वो तो 4-5 घूम के गया सर। वो साउथ केरला में भी था, वो मलेरकोटला में भी था। तो उसके पास अमेरिकन वो है ना? हाँ, उसके पास अमेरिकन, उसके पास तो अमेरिकन पासपोर्ट है। दैट्स द रीजन। हाँ सर, ठीक। आई वाज वंडरिंग कि इसको कैसे घूमने दे रहे हैं। हालांकि आजकल तो वो जब से वो 26/11 हुआ है, तो अगर आपकी बर्थ पाकिस्तान में है या ओरिजिनली आप पाकिस्तान सिटीजन रहे हैं, तो डबल चेक होने लगा है। वो डेविड हेडली वाला जो हो गया था ना स्लिप अप, लोगों को पता ही नहीं था कि ये डेविड हेडली नहीं है, ये गिलानी है। दाऊद गिलानी डेविड हेडली बन गया। उसकी माँ अमेरिकन थी, तो उसकी आंखें भी अमेरिकन जैसी थी, तो लोग जो है उसी के चक्कर में फंस गए। और फिर उसको घुमाने वाले भी थे यहाँ पे पहले तैयार। हाँ, ताहिर गोरा साहब भी कह रहे थे उस दिन कि अब तो हम भी नहीं जा पाएंगे। वो तो आए भी हुए थे, अयोध्या भी घूम के गए थे पिछली बार। कि वो जो आपके वाला पॉइंट है कि प्लेस ऑफ बर्थ तो पाकिस्तान है, दो इज अ कैनेडियन। वो तो है ना, वो तारिक फतेह साहब को भी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी इसी चक्कर में, जबकि ही वाज सच अ बिलीवर इन इंडिया
and was so badly opposed to Pakistan. सर फिर भी हर बार उनको जो है वो वीजा लेने में प्रॉब्लम आती थी। वो कई बार कहते भी थे कि यार क्या कर रखा है, लोगों को तो पहचानो आप लोग। ये तो है हमारे साथ, हम फिर वो जिस चीज को अप्लाई करते हैं उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई कर देते हैं। अभी बड़ी मुश्किल से बचाया, देखिए जो हिंदू आए हुए थे हाँ, हो गया था, नोटिस आपके, मिल गया था और आप लोगों ने सर काफी अच्छा उसको हम श्योर लोगों ने किया। अल्लाह गुल्ला किया कि भैया इनको तो मत भेजो। अब उसमें उन्होंने ये अमेंडमेंट किया कि लॉन्ग टर्म वीजा वाले जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है। फिर इसमें ये और भी ऐड किया कि जिन्होंने एलटीवी के लिए अप्लाई कर दिया वो भी एग्जेम्प्टेड। उसी पे तो वो लेडी चलेगी ना, दिल्ली हाई कोर्ट में यही प्ली तो लेके गई थी वो, कि मेरी हाँ। वो जो शाहीन क्या नाम है, कि 9 तारीख तक मेरा वीजा है, तो मुझे अभी क्यों जाने के लिए बोल रहे हो, और मैंने तो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए फिर अप्लाई कर रखा है। तो आज दत्ता साहब ने उसको कहा कि ऐसा है कि सिक्योरिटी के मामलों में गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल है और मैं इसको खारिज भी नहीं करूंगा, बिकॉज खारिज करने का मतलब तो कहीं और अपील करेगी, दिस इज नॉट एडमिसिबल, ये सब्जेक्ट हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। उठो बैग उठाओ निकलो यहाँ से। यार जुडिशरी ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया दिल्ली है। हाई कोर्ट ने किया शायद। हाँ। यस दिल्ली है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी होपफुली सर, वहाँ क्या होगा पता नहीं। नहीं जी, इससे अभी ये तो एक और भी बात आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सर बात आई, आज मैं पढ़ रहा था सर कि अब जो एक नाम नहीं है उसमें, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि कौन होगा, कि जो बड़े फिक्सर वकील हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि साहब ये 5 मई को ये जो वक्फ वाली पिटीशन है वो बोर्ड पे नहीं आए, उसको किसी तरह से वो आगे बढ़वा ले, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि आजकल का जो माहौल है पाकिस्तान के खिलाफ उसमें उनको कोई रिलीफ मिलने की कोई आशा नहीं है। ओके, और वो फिर खन्ना साहब रिटायर हो जाएंगे सर। उसके बाद खन्ना साहब रिटायर हो जाए। 13 तारीख को लास्ट वीक है उनका वो, तो वो फंस गए फंस उसमें। वो गए। कह रहे हैं कि अब खन्ना साहब ने भी शायद, उनको लगा होगा कि अब खन्ना साहब भी रिलीफ नहीं दे पाएंगे। हाँ, क्योंकि खन्ना तो साहब को पता है कि चंद्रचूड़ साहब को बुलाया जा, इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, तो यू नेवर नो। किसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया सर, किसी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया मेरे को पर्सनल लेवल पे, कि जो भी जज रिटायर होता ना, तो एक स्टैंडिंग कमेटी रखो जो उसके पिछले 50 डिसीजंस को इवेल्युएट करे और उसको पब्लिक करे, और उसका जो भी बायस है जो भी है वो क्लियर हो, और उसका इफेक्ट होना चाहिए उसकी पेंशन पे, बंद करनी, क्या प्रोटेक्शन देनी, जो भी व्हाटएवर, बिकॉज दे एंजॉय लॉट ऑफ प्रिविलेजेस इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ओ ये तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को तो लाइफ लॉन्ग ड्राइवर मिलता है, लाइफ लॉन्ग स्टाफ मिलता है, और इन्होंने खुद ने लिया ही है। सो स्ट्रेंज सर, सो स्ट्रेंज। आर्मी चीफ को भी नहीं मिलता रिटायर्ड होता है तो, ना प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिलता इतना जो इन्होंने खुद ने प्राइम ले मिनिस्टर को रखा मिलता है सर, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर है सर, नहीं तो इन्होंने कहा हम मिलता है। प्राइम मिनिस्टर से कम थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है तो फिर हमें भी मिलना चाहिए। सही ये बात है। खास बात है। तो फंस गया सर, कैच 22 हो गया, उधर वो रिटायर बिल्कुल। हो गए और यहाँ वक्त का माहौल खराब हो गया। कई बार सर ऊपर हाँ, वाला बैठ के ना तमाशे करता है, वो भी देखता है। थोड़ी बात करूंगा। आपने एक पोस्ट बड़ी अच्छी लिखी थी, सर मुझे बड़ी पसंद आई, वो कश्मीरियत के ऊपर। सर जो ये कश्मीरियत का क्या ट्रैजेक्टरी इस समय जा रही है। वैसे कश्मीरियत जो है वो शब्द, आपको ध्यान होना चाहिए कि वो किसी मुसलमान का इजाद किया हुआ नहीं है, हाँ। वो बलराजपुरी साहब का इजाद किया हुआ है, नो जो कि इसका आपके बजाज का सर, बजाज का, बजाज प्रेमनाथ बजाज। मुझे तो बलराजपुरी बताया, डॉक्टर चुंगू ने बताया था कि बलराजपुरी का इजाद किया हुआ है। बलराजपुरी ज्यादा भी मुझे जम्मू के पता ही थे। हाँ, पुरी साहब ने कहा नहीं है सर, ज्यादा मुझे पता। प्रेरणा बजाज जो कि बहुत ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला का हामी था, और वो प्लेबिसाइड का बहुत बड़ा, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, वो पंडित हो जैसे काग था, वो काग की रेप्लिका थी 47 के बाद। तो रामचंद्र उसने का। बड़ी बकवास की अपने बुक में। हाँ सर, बजाज ने बहुत गलत लिखा है इंडियन स्टेट के लिए, महाराजा हरि सिंह के लिए, और उसको लोग कोट करते हैं। और मजे की बात ये है सर, कश्मीरी लिटरेचर अनलाइक अदर्स वेल रिकॉर्डेड है, राज तरंगिणी से लेके आगे तक लगातार चलता है, कहीं इस वर्ड का कहीं जिक्र नहीं है सर। इट्स ओनली इन 75 जब इंदिरा गांधी को लगा, हालांकि इंदिरा गांधी कांग्रेस हैड 60 सीट्स दैट टाइम सर, जेएनके असेंबली में 76 होती थी, 60 सीट कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 0 सीट थी। और शेख अब्दुल्ला वो पंडित नेहरू के मरने के टाइम आपको पता पाकिस्तान में था, फिर वापस आ गया, उसको भेजा था पीस के लिए, फिर उसको फिर डिटेन किया गया, फिर उसको बाहर निकाला गया स्टेट से, उसको वापस लाया गया, और आई थिंक सादिक था सीएम। तो कांग्रेस ने इसको, गुलाम मोहम्मद सादिक था। यस सर, मतलब इट्स अ यूनिक केस इंडियन डेमोक्रेसी में कि एक पार्टी ने समर्थन दिया
एक ऐसे बंदे को जिसकी अपनी कोई सीट नहीं थी उसको सीएम बना दिया। और जब उसने अपना होल्ड 2 साल 77 में ही रिजाइंड, कॉल्ड फॉर इलेक्शन एंड देन ही केम विद ब्रूट मेजॉरिटी। और दैट्स अ टाइम व्हेन जिसने शुरू किया गांव के नाम बदले। मेरा जो अपना असेसमेंट है 820 कुछ गांव है, लोग हालांकि मैं काफी हिस्टोरियन लिखते हैं कि 2,500 लोग गांव के नाम इसने बदल के इस्लामाइज कर दिया कश्मीर को। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद वो 2-3 साल के बाद मारा गया, 6 साल में के बाद मर गया था। तो उस टाइम सर इन्होंने कश्मीरियत वर्ड इंट्रोड्यूस किया। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप उसको डिफाइन भी करना चाहेंगे सर, मैं तो उसको डिफाइन करता हूँ, कश्मीरियत का मतलब ये है कि भाई रहना तो हमारी तरह रहो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ, जो उन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ किया। आज मैंने एक उसका नई डेफिनेशन सुनी, कश्मीरियत का मतलब है कश्मीर में शरीयत। आई थिंक ये बहुत एक्यूरेट है। मैं भी अभी इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, वो छोड़ देता हूँ पुराने वाली कॉम्प्लिकेटेड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है सर, स्ट्रेट एंड सिंपल। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। लोगों ने क्या क्या जलेबियां बनाई सर, वो जी ऋषि परंपरा और सूफी परंपरा को जोड़ ऋषि इस्लाम, ध्यान है आपको, ऋषि इस्लाम सर, ऋषि इस्लाम भी कश्मीरी पंडितों का इजाद किया हुआ है। ट्रू सर। से वो थी ना सर ललेश्वरी और नंद ऋषि, ये दोनों बेसिकली अगर आप वैदिक परंपरा में देखेंगे तो मूर्ति को नहीं मानते। अच्छा, वो नंद ऋषि भी कश्मीरी पंडितों ने कहा, उसका खुद का नाम जो था वो अपना सूफी नाम था। नहीं सर, पहले वो नंद ऋषि था, उसे दूध पिया था ना ललेश्वरी का, तो ललेश्वरी बाद में बन गई लाल दीद, जिसके नाम पे हॉस्पिटल है श्रीनगर में, और ये नसरुल्ला जो भी बन गया बाद में। सर मजे की बात यह है कि उस टाइम कश्मीर में ना इन्वेजन नहीं हुआ, इस्लाम डिडंट कम थ्रू इन्वेजन। एक तो वो पता आपको लद्दाखी प्रिंस आया था, उसकी डिबेटेबल स्टोरी है, बट एक्चुअल क्या था, कश्मीर के राजा ने पंजाब से मुस्लिम बुला रखे थे, पंजाब क्या पुंछ से बेसिकली, बिकॉज पुंछ जब गजनी आया था सर, एक साल वो उसने कोशिश किया टू रीच कश्मीर वाया लोहारा कोट, जिसको लोहर मंडी कहते हैं आज, यहाँ के राजमा बड़े फेमस हैं पुंछ में। तो वहाँ फोर्ट था, उसको जाने नहीं दिया उन्होंने आगे, तो एक साल उसने सीज लगा के रखी फोर्ट की, तो फोर्ट तो गिरा नहीं सर, कश्मीर में पहुंच नहीं सका, लेकिन पूरा इलाका जो लोग बाहर थे वो अपने मौलवी और ये ला के ना उसने सूफी सारे कन्वर्ट कर दिए। तो इन लोगों को बाद में कश्मीर के राजा ने अपनी फौज में रखा। जब वो आए उन्होंने देखा यार यहाँ एक लेडी है बड़ी पॉपुलर है, घूम रही है मिस्टिक सी, और कहती है कि मूर्तियां तोड़ो, शिवलिंग को रोड के साइड पे लगा दो माइलस्टोन की तरह, और उसके पीछे पीछे ये चल रहा नंद ऋषि। उसने ये भी वही कहती है जो इस्लाम कहता है, वहाँ ये ठीक है, एंड दे पैच्ड अप। और फिर उसका दिमाग उल्टा किया, वो उसने नाम बदल दिया, बन गई लाल दीद, और नंद ऋषि बन गया, क्या नाम है सर उसका, नूरुद्दीन। तो उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। और जो सूफीज्म लेके आया वो एक्चुअली खुद शिया था जो लेके आया कश्मीर में, बाद में मरा जाके वो अफगानिस्तान के रास्ते में। तो ये इन्होंने ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अगर आप मूर्ति वर्शिप के खिलाफ हो तो आप इस्लामिक हो, उस कॉन्सेप्ट से इस्लाम कश्मीर में आया। और जब महाराजा रणजीत सिंह की फौज पहुंची सर, राजा गुलाब सिंह सेनापति थे, जब कश्मीर कैप्चर किया तब तक इन्होंने मंदिर सब उड़ा दिए थे, जला दिए थे, काफी कुछ आपको पता ही है, 6-7 बार एक्सोडस हुआ था। तब उन्होंने पहले कहा था कि ओके अभी हम सबको रिकन्वर्ट करते हैं, घर वापसी करते हैं। तो कश्मीरी पंडित जाके नौका में बैठ के, कोई कहता डल लेके सेंटर में पहुंच गए, कुछ कहते जेलम में पहुंचे, और बोला अगर इनको टच किया तो हम डूब जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। तो इन्होंने इस्लाम को कंटिन्यू करने दिया। और ये जो हम भुगत रहे हैं ना सर, और जब चाहे पंडित बजाज की बात करते हैं, ये अब इनकी कम्युनिटी या आरसी काक की बात करते हैं, इनकी कम्युनिटी में हमेशा ऐसे, आई एम सॉरी टू से विद ड्यू रिगार्ड्स टू, इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, सेंस ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर बहुत अच्छा है सर, पर इनके दगाबाज भी इनके अंदर से निकले। वो जो रिंचन को जो डिबेटेबल है, मैं उसको मानता नहीं, बट रिंचन जो लद्दाख से आया था, बोला मेरे को हिंदू बना दो, बोले हिंदू तो बन नहीं सकता, यू आर ओनली, यू कैन ओनली बी बोर्न एज हिंदू। उसने कहा ठहरो फिर मैं आता हूँ वापस इस्लाम लेके। तो ट्रेजेडी से भरी हुई है सर कश्मीर, और फिर हम उसको कश्मीरियत करते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। वाजपेयी साहब वो तो पोइट थे ना सर, वाजपेयी साहब तो पोइट थे, कुछ भी कह जाते थे। कश्मीर में शरीयत जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ना जमहूरियत से ना इंसानियत से, शरीयत है शरीयत। आज आपने वर्ड ऑफ द ईयर कर दिया, एक्चुअली निकाल दिया। आई मस्ट एक्नॉलेज, ये मुझे डॉक्टर चंगू ने बताया, आज ही बताया। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब की अपनी एक बहुत बढ़िया सर, राइट डेफिनेशन, एब्सोल्युटली। तो ये जो कश्मीर में जो शरीयत चल रही है उसका जो है वो आपने जो सल्यूशन बताया है,
सर वो सोल्यूशन बहुत अप्रोप्रिएट है कि ठीक है पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान ने पहलगाम किया, पाकिस्तान ने उड़ी किया, पाकिस्तान ने पुलवामा किया, तो पाकिस्तान को हम स्पॉन्सर ऑफ टेरर क्यों नहीं डिक्लेयर करते? क्या दिक्कत है उसमें? एब्सोल्युटली सर। और अभी ये जो पहलगाम वाला हमास का सिग्नेचर दिख रहा है, बॉडी कैम्स और ऐसे करके करना, हमने अभी तक हमास को भी यूएपीए में बैन नहीं किया है। नहीं किया, हमने उसको भी डिक्लेयर नहीं किया। तो कल को अगर इजराइल हमारी सपोर्ट थोड़ा पीछे हटता, मतलब हटेगा नहीं, हटा नहीं आज तक, बट देयर इज अ रीजन सर। हमें भी तो खुल के आगे आना नहीं आता। और पाकिस्तान को आप तो आसिफ मुनीर ने जो उस दिन मुल्ला मुनीर ने जो बकवासबाजी की हिंदुइज्म के खिलाफ, वो हेट स्पीच थी सर। एक हेड ऑफ अ स्टेट ही है वो प्रैक्टिकली। तो उसी टाइम में इसको एटलीस्ट इंडिया शुड हैव शाउटेड कि इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करो। और उसके बाद पहलगाम हो गया, तो और क्या चाहिए आपको? मैं तो उसको कहता हूँ, उसने स्पीच दी और फिर वो मेहदी, आगा मेहदी, ये सारे रोल्ला दे आर ऑल रोल्ला टेररिस्ट प्रैक्टिकली। हाँ वो सर। श्रीनगर का एमपी जो है। यस सर। तो ये तो हमारी, मैंने उसमें क्या लिखा है ट्वीट में सर, कि सारे इंडियन लॉज लगने चाहिए इनको आइसोलेट करके, बिकॉज आपने इनको करप्ट करके भी देख लिया, आपने इनको प्लीज करके भी देख लिया, आपने इनको डेवलप करके भी देख लिया, आपने इनको जमाई बना के रखा, दामाद बना के रखा, लेकिन ये नहीं सुधरे। क्योंकि देखिए अभी अभी प्रोटेस्ट हुआ, वो बड़ा कैंडल मार्च वगैरह हुआ, लेकिन बीच बीच में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। अभी एक बोल रहा था, आज पानी क्यों रोक रहे हो, वो किसान कहाँ जाएंगे पाकिस्तान के? तो इनके जो जुड़े हुए हैं वो ना तो सर, वो तो वो नरेश टिकैत भी बोल रहा था, राकेश का बड़ा भाई। वो भी वही हाल है सर। वो एक उसकी और भी एक दो किसान नेता ने कहा, बट व्हाट आई एम सेइंग सर, ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान को बेचते हैं। एक इंसिडेंट में आई थिंक पहले आपकी मेंशन कर चुका हूँ सर, फारूकुल्ला साहब खुद अरुणाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ सड़कें वड़कें अच्छी नहीं थी, तो वहाँ एक हेडमैन, एक गाँव के पास छोटी सी रिसेप्शन कमेटी थी उनकी, अरुणाचली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज मिनिस्टर्स भी थे। तो वहाँ फारूक साहब ने बोला है तो बड़े इंटरेक्टिव से कहा, कैसे किस हालत में रहते हो यार तुम लोग, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो गाँव बूढ़े ने कहा कि सब कोई सुनता ही नहीं। तो कहता हमारी तरह करो ना, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, तुम भी लगाओ। ये तो उसका वीडियो भी है, लेकिन वो वीडियो बहुत हाई सर्किट में इस टाइम में कॉन्फिडेंशियल है, जहाँ पे एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरी स्टेट में जाके, सेंसिटिव स्टेट में जाके लोगों को ये कह रहा है कि जैसे हमें कुछ चीज चाहिए होती है तो हम पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, तो दिल्ली एकदम से रिएक्ट करता है और हमें सब कुछ मिल जाता है, तो तुम भी ये करो। तो ये तो उनकी हाँ, ये सोच है तो सर। दिल्ली का लगातार ये कंसिस्टेंट बिहेवियर रहा है कि वो बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड करती है रिवार्ड। और गुड बिहेवियर को डिसइंसेंटिवाइज करती है। तो जम्मू जम्मू को इग्नोर करती है, और कश्मीर जहां पे रोज जिस दिन झंडा लेके खड़े हो जाते हैं उस दिन अच्छा तुम और ले लो, तुम और ले लो, तुम और ले लो, तुम डेवलपमेंट भी ले लो, तुम टूरिज्म भी ले लो, तुम और गुडीज भी ले लो, सब कुछ तुम ही ले लो। और जम्मू वाले चूंकि हमारे साथ खड़े रहते हैं, पेट्रियोटिक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए जम्मू वालों को कुछ मत दो। सर माइनॉरिटी में हम हैं, और माइनॉरिटी की सारी इनकी स्कॉलरशिप्स इनके बच्चे लेके, वो बच्चे कौन से जिनके घरों में ना करोड़ों रुपए की इनकम है साल की, नॉन टैक्सेबल बगीचों से, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की इनकम, पूरे इंडिया के कॉलेज में पढ़ते हैं। और मैंने एक बार शायद आपके या किसके प्रोग्राम में बताया भी था कि मेरा एक टाइम पे फ्लैट हुआ करता था मोहाली में, जहाँ पे रहते थे किराए पे, और वहाँ जब छोड़ के कि बिना किराया दे भागे थे, बाद में खैर किराया निकलवा लिया मैंने, तो वहाँ बोतलों का ढेर लगा हुआ था दारू की। तो आपने करोड़पतियों के बच्चों को इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस में फ्री में पढ़ाया, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप दे के, जबकि माइनॉरिटी हम है जे में। और फिर उन्होंने वहाँ दारू पी, वहाँ उन्होंने लव जिहादकारी किया, और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए चीयरिंग की, और वो आज भी करते हैं। क्योंकि आप एक मुफ्तखोर को अगर आप ऐसे करोगे, पैम्पर करोगे, तो इसलिए मैंने वो उसमें लिखा कि आप इन सबको यहाँ लेके आओ, हमारे जो स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, बिकॉज कश्मीर इज एवरीथिंग, IIT IIM NIIT सब कुछ है वहाँ पे, और 2-4 इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास के खोल के दे दो, बोलो भैया तुम इधर ही पढ़ो, तुम इधर जो करना करो, रूल लगेंगे इंडिया के, पत्थरबाजी होगी तो गोली चलेगी, जो प्रॉपर रूल UAP लगेगा। और दिल्ली कश्मीर को सर नेशनल डिस्कोर्स से बाहर कर दो 10 साल के लिए। एक आधा मर गया, ठीक है, मरना नहीं चाहिए, बट दिल्ली में ज्यादा कत्ल होते हैं, बॉम्बे में लोग ज्यादा मारे जाते हैं एक रात में, कश्मीर में 2 महीने में एक कोई मरता है, चाहे किसी भी तरीके से मरे। वो तो हमें बुरा लगता है जब कोई नॉन कश्मीरी मरता है, जब हिंदू टारगेट किलिंग होती है, बट अदरवाइज मैं स्टैट की अगर बात करते हैं तो क्या है सर, मरते हैं तो फिर ठीक है। अगर आप नहीं सुधरना चाहते, आज भी पहलगाम का दिया जला रहे हो और पीछे से बातें कर रहे हो कि पाकिस्तान में तुम्हारी रूह बसती है, वो लेडी कि हमारा तो दिल जुड़ा, आपने देखा होगा वीडियो, गुज्जर टाइप लेडी थी,
तो क्या करें सर? सब करके देख लिया, अगर कुछ नहीं चल रहा तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और नया में हम तो ये कह नहीं रहे कि इनको चाइना की तरह, यूगर्स की तरह ऑप्रेस करो, हम ये कह रहे हैं कि इनको दुनिया से अलग करो, बेस्ट फैसिलिटीज दो, पढ़ाओ, और जब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, दुनिया अच्छे पढ़े लिखे लड़के, इंटेलिजेंट लोग हैं, आने दो उनको यूपीएससी में, आने दो उनको इंडिया के सारे सेंट्रल एग्जाम्स में कम्पीट करें। तो जब वो लोग भारत में आएंगे सर, मेन स्ट्रीम में आएंगे, वो लोग हैं जो मेरिट वाले हैं, वो मुफ्तखोर नहीं है सर, जिनकी हिम्मत है यूपीएससी क्रैक करनी है कश्मीर में बैठ के, फिर आप आगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़ो ना सर, फिर मजा आता है। आज क्या हो रहा है कि आप इसको लद्दाख की तरह यूटी विदाउट असेंबली बनाओ और जम्मू को पूरी स्टेट होड़ दो। और ये जो पनून कश्मीर वाला जो आइडिया है, ये डॉक्टर चुंगू जो है जिसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने फ्लोट कर रखा है, मुझे तो वो पूरी तरह से अब अपील करता है कि हाँ भाई, इनके अंदर ही ये जो इन्होंने जेनोसाइड किया है, उस जेनोसाइड का उसका इनको परिणाम देना चाहिए। इससे दे हैव टू, I should not say suffer, but they have to be held responsible for that. और उसके लिए इनको अलग से स्पेस कश्मीरी पंडितों के लिए देना पड़ेगा। सर उसमें भी मेरी सबमिशन ये है कि उसमें कोई सरकार एहसान नहीं करेगी। इनका रफली 60,000 एकड़ प्रॉपर्टी, 60,000 एकड़ वर्थ ऑफ लैंड कश्मीरी पंडित्स की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड है, और वो प्राइम लोकेशंस में है। अगर आपका एक प्लॉट छोटा सा सर डल गेट के ऊपर है तो यू कैन इमेजिन। तो मैं तो उनको कहता हूँ ओके, आप उसी प्रोपोर्शन में 60,000 एकड़ नहीं देना चाहते तो उसको प्रोपोर्शन रेट कर दो, 45,000 एकड़, 30,000 एकड़ करके इनको पन्नू कश्मीर आप बना दो, जो अनंतनाग के साउथ में, पीर पंजाल के नॉर्थ में। और आप कह सकते हैं कि ओके 5 मरले से नीचे या 7 मरले से नीचे घर नहीं बनता ढंग का, मिनिमम 7 मरले, उसके ऊपर जिसकी जितनी प्रॉपर्टी थी उसका आधा, अगर किसी पास 10 एकड़ थी 5 एकड़, वो इनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर ले सारी, फिर वो छुड़वाए उनको, जो लोग बैठे हुए हैं जबरदस्ती, वो फिर गवर्नमेंट की सिरदर्दी। तो इनको फ्री में देने का जरूरत ही नहीं है, फ्री मांग ही नहीं रहे, तो इनको इनकी जमीन के इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट हो नहीं सकता। लाइक ऐसा बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज हैं कश्मीर सिटी, श्रीनगर सिटी में, आप इनको एक दूर के इलाके में, बट डोंट क्रिएट ए वॉल्ड सिटी, आप एक टाउनशिप बनाइए, आर्मी के कैंप 2-3 रखिए, एंड लेट देम लिव लाइक फ्री। देखो सर वो गेटों के अंदर रहने का ना फिर मजा नहीं आता, एंड स्लोली मे बी इंटीग्रेशन होगी, ना हो तो ना हो, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कॉलेज है, ओपन एयर है एंड प्रोटेक्टेड है, तो इतना तो सरकार कर सकती है सर। और वहां पे लैंड है सरकार के पास, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद तो सरकार कहीं भी एक्वायर भी कर सकती है। तो आपको डील कितनी अच्छी मिल रही है कि आपको 60 रुपए दे के हम 30 रुपए वापस मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? तो हाँ, और ये जो इनके जो इस्लाम के एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट है कि साहब की हिमालय पे कोई इस्लामाइज करो, वो भी रुकेगा? फिर रुकेगा। पहाड़ी यूटी तो मैं पहले कह रहा हूँ सर, अब पहाड़ी यूटी करके इनको बस 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का कश्मीर है सर, अगर पन्नू कश्मीर की जगह छोड़ दो तो 80/40 टोटल है, उसमें जो 60/40 रहेगा, उसको काबू करना आप खुद इमेजिन कीजिए कितना आसान है, रादर देन कि चारों तरफ खोल रखा है, कनेक्टिविटी दे दी, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो और दुनिया के लिए सिरदर्दी पैदा करो। तो ऐसा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा सर, एंड विदाउट एक्सपर्टिंग देम, उनको पढ़ाओ लिखाओ सब करो। कॉम्पिटेटिव हो तो भैया भारत की स्ट्रीम में आके रहो, नहीं तो वहां रहो, अपनी दुकानें चलाओ, हमें इंडियन बोलते जाओ, और जिन इंडियंस को बड़ा शौक है वो जाएं, 2-3 जगह नॉमिनेट कर दें सर, गुलमर्ग, पहलगाम एंड श्रीनगर सिटी, सोनामर्ग, 4 प्लेस, बाकी बोलो आउट ऑफ बाउंड्स, टूरिस्ट जाना ही नहीं, टूरिस्ट ना हमें जरूरत पड़ी है वहां पे सिक्योरिटी देने की फालतू की, तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा सर, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाँ, लेकिन ये जो एक वो चला हुआ है ना कि साहब के इस्लाम अच्छा है, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, ये जो आरएसएस की एक लाइन रही है, दिस इज वेरी डैमेजिंग। नहीं, हम मानते हैं सर इस्लाम बड़ा अच्छा है, तो उनको अच्छा ट्रीट उनको ट्रीटमेंट अच्छा करो, उनको मारो मत, उनको मस्जिदें मत तोड़ो, उनको उनकी घर वापसी मत कराओ, उनको करने दो, बट लेट देम। सर ये लोग रोते हैं कि इनको रोने की तकलीफ इसलिए है कि 600 साल जब इनके ऊपर बाहर वालों ने, सो कॉल्ड बाहर वालों ने राज किया, चाहे वो मुगल थे, अफगान थे, सिख थे, डोगरा थे, हमें भी बाहर वाला कहते हैं ना, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी की तलवार उठा। दुनिया में कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जिसमें 600 साल किसी लोगों ने बाहर से आगे रूल किया हो, सो कॉल्ड बाहर वाले, और किसी ने तलवार तक ना उठाई हो। तो इनके डीएनए में एक नॉन कश्मीरीज के लिए नफरत उस वहां से शुरू होती है कि हमें बाहर वालों ने रगड़ा, अफगानों ने उनको जुल्म ढाए, मुगलों ने तो जो किए, और डोगरास को इन्होंने बना लिया, डिस्पाइट जो रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं, सिक्स का मिला जुला है, बट इवन देन सर ये जो उनके माइंड में घुसा हुआ है ना कीड़ा, उसके बाद जब 47 के बाद इनकी अपनी सरकारें बनी,
हमेशा चीफ मिनिस्टर कश्मीर से आया, तो क्या कर लिया, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते सर। तो इनको अपनी हिल काउंसिल टाइप बना के सर यूटी, और लाइट चलेगी सर पत्ता हिल गया बाहर लगता है मुंह में पत्ते हिल जाए लाइट चली जाती है। लेकिन अब उससे भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है आपके यहाँ, नेचुरल लाइट लगता है कि आपके चेहरे पे है। नहीं इन्वर्टर इन्वर्टर वाली चल रही है सर, एक वो हाँ आ गई आई थिंक, आ गई मैंने एक स्टूडियो लाइट लगाई हुई है सर, ये वाली। हाँ, तो एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा आपने पॉइंट जो बताया था और उसके आपने जो पोस्ट की है उसी के थोड़े देर बाद खबर आई कि साहब की इंडिया का जो डेलीगेशन है विद स्पेशल ऑनवॉय वो वहाँ बैठा हुआ है और वो डिस्कशन हो रहे हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से। और उसके बाद फिर हमने देखा कि साहब की हीरा मंडी में हलचल मच गई, ये क्या हुआ। तो वो जो आपने हवाई जहाज उड़ाए कैस्पियन से और घुमा फिरा के और पूरा जो सिनेरियो बनाया है, तो वो तो आप टू फ्रंट वॉर वाला आप सिनेरियो बना रहे हो। तो टू फ्रंट वॉर वाला सिनेरियो तो फिर तो बन गया। मैं तो ये भी सूचना मिली कि साहब के वहां पर अब काबुल पे और कुर्रम पे बांध भी बनेंगे। सर काबुल पे अगर बांध बन गया तो जलालाबाद के नीचे पानी नहीं आएगा, तो केपी के लग गई बात। हालांकि केपी के पास दूसरे दरिया भी हैं, केपी के तो अगर उनको खुद को मिल जाएगा तो केपी के तो करेंगे, वो केपी के उनका ही है। हाँ उनका अपना है, हाँ ठीक है। फिर कुन्नर भी है और ऊपर से इंडस भी आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। तो सर अफगानिस्तान के साथ दो इशू है, मैं क्यों अफगान को चाहता हूँ कि हमारे साथ अच्छी रहे। एक तो सिविलाइजेशन हमारा जो है वो है सर, उन्होंने सर अपनी आइडेंटिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कभी अपने आप को अरब बोलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने आप को तुर्क भी बोलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने आप को अफगान बोला। तो वो जैसे भी हैं सर, अच्छे हैं बुरे हैं लेकिन सच्चे हैं शुरू से। ठीक है, हमें पता कि वो पैसे के लिए स्विच ओवर कर देते हैं, तो ठीक है। जब आपको किसी बंदे की ट्रेड पता है और आपको हमें ये भी पता कि जब दोस्ती का हाथ बढ़ा लें फिर दोस्ती निभाते हैं, तो हर परफेक्ट तो हम में से कोई भी नहीं है सर। दूसरा ये है कि सर आज आने वाले टाइम पे अगर अराजकता फैलती है वेस्ट एशिया में, जो मुझे लग रहा है सीरिया के बाद जो हुआ, अगर ये ईस्ट की तरफ आती है, खास करके अगर ईरान में कुछ यूएन ने कुछ कांड किया, आज सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि रजीम चेंज होने के बाद भी सर वहां पे एक सिविल वॉर टाइप, क्योंकि 20% पॉपुलेशन भी हाइपोथेटिकली अगर इस रजीम को सपोर्ट करती है, तो रजीम चेंज के बाद वो जो बांग्लादेश में जैसे हो रहा है वहां पे जिहादी खड़े होके उन्होंने अपना गंद मचाना है सर। फिर आप एचटीएस की जो कंपोजिशन देखिए जो सीरिया में है, उसमें तजीक्स हैं, पाकिस्तानी हैं और कुछ अफगान्स भी हैं। तो ये जो एक फ्लड ऑफ जुनूनी जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो हम देख रहे हैं ना, अगर ऐसा गेट खुल गया इस तरफ आते हुए, तो फिर हमारे बीच और उनके बीच में अफगानिस्तान खड़ा है। बिकॉज अफगानिस्तान इज ओनली कंट्री आज जो आईएसकेपी के साथ इफेक्टिवली लड़ रही है सर। पाकिस्तान तो पाल रहा है आईएसकेपी को, पाकिस्तान भी पाल रहा है सर, वो अमेरिका भी उनको पाल रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको तो अफगानिस्तान में भेज रहा है। एब्सोल्युटली सर। इसलिए मेरा ये पर्सनल बिलीफ है सर कि अफगानिस्तान के हाथ स्ट्रांग करने चाहिए, और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स जो अंदर घुसती है 5-10 किलोमीटर झूठ बोल के, इनको एयर डिफेंस हमें देना चाहिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम उनको डिफेंस के लिए, अगर अमेरिकन पाकिस्तानीज को F-16 दे सकते हैं और अभी दोस्ती होने के बावजूद हमारे साथ $400 मिलियन अभी दे सकते हैं टू मेंटेन दैट टीम व्हाटएवर, तो हम एक फ्रेंडली नेशन का एयर डिफेंस स्ट्रांग क्यों नहीं कर सकते सर, जिसके कबीले पे जाके पाकिस्तानी बच्चों को मार के, लेडीज को मार के आ जाते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो सपना पाकिस्तान का था, जो उल्टा हो गया, एक तो टीटीपी अंदर घुस आई तो उनको तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना ली पाकिस्तान के अंदर। हम अगर एक स्क्वाड्रन वहां प्लेस कर दें सर, तजिकिस्तान में, कजाकिस्तान में हमारा बेस है वैसे, बट नहीं, तजिकिस्तान में है ना, फरखोर में। यस सर, तो वहाँ हॉस्पिटल भी है अपना हमारे डिफेंस का। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक स्क्वाड्रन कंधार में या जलालाबाद में या काबुल में रख लें, तो फिर तो कहने की जरूरत नहीं है सर, फिर तो आसिम मीर को ढूंढना पड़ेगा। करने की भी जरूरत नहीं है, वो खाली डर के मारे ही वो सर थ्रेट इन बीइंग जो होती है ना सर, वो ज्यादा खतरनाक होती है, और दुनिया ने इसको यूज किया हुआ है जो आप कह रहे हैं। फिर तो जीएचक्यू सीधे आपके उसमें है। वैसे तो जीएचक्यू मेरे ख्याल से कश्मीर बॉर्डर से ज्यादा पास है, 40 किलो, वो तो आटे की रेंज में आता है सर, आटे की रेंज में। हाँ जो इसलिए उनको तकलीफ थी सर। लोग ना कश्मीर 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 करते रहे, बट जब एज ए मिलिट्री हिस्ट्री स्टूडेंट मैं आपको लिख के देता हूँ सर, पाकिस्तान का मेन एम था चिनाब से लेके पुंछ तक पूरा करना। उसको मजा क्या था सर, अगर वो अंदर घुस जाता तो एक बड़ा ऑब्स्टेकल चिनाब,
जिसको क्रॉस करने के लिए उस जमाने में इंडियन आर्मी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पूरा प्रॉपर रिवर सर, कोई डैम नहीं, कुछ नहीं, और आगे पीर पंजाल, और पीर पंजाल के उस तरफ कश्मीर। इसलिए जब लश्कर आए थे सर, तो कश्मीर में 6 लश्कर आए थे, पुंछ में 10। दे अंडरस्टूड कि ये जो इलाका है, बिकॉज जेलम पे जहां बॉर्डर था सर, वहां से तो रावलपिंडी जस्ट अबाउट 30 किलोमीटर्स, तो वहां तो पुराने जमाने की गन भी जो 20-25 किलोमीटर वाली रेंज वाले अगर हम रखते हैं तो गोला सीधा रावलपिंडी के अंदर गिरता है। तो इसलिए उन्होंने पलंदरी, रावलाकोट और बाग को जी जान से पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, लड़ते मरते नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने आजाद कश्मीर फौज खड़ी कर दी, फिर 7 इन्फेंट्री डिवीजन, अब 7 इन्फेंट्री डिवीजन आज दोबारा आ गई है वहां पे सामने, एक आर्मर्ड ब्रिगेड और एक डिवीजन इस इलाके में सामने आ गई, अखनूर के सामने। तो ये इन्होंने इसलिए किया था बिकॉज अंडरस्टूड द, बट हमारे हिस्टोरियंस को क्या करना था कि वो शेख अब्दुल्ला को प्रॉप करना था, नेहरू जी का प्यार दिखाना था, तो हमारी सारी नजर, और एलपी सिंह साहब ने किताब लिखी, ब्रिगेड कमांडर थे कश्मीर में, वो कश्मीर के बारे में लिखते चले गए, यहाँ किसी ने लिखा नहीं, आपने लिखा और मैंने लिखा बाद में। तो इसलिए इस इलाके की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनको सेंसिटिविटी है, नॉट ओनली रावलपिंडी सर, ये जो ऊपर कनेक्ट जो रोड जा रही है मुजफ्फराबाद एंड बियॉन्ड, वो सारा तो हमारे नजरों के सामने आ जाएगा, इट विल बी अंडर फायर। जो नीलम वैली में हमने किया था, वी फोर्स देम टू क्रिएट अ रोड बिहाइंड ए माउंटेन बिकॉज दे कुडंट डिफेंड इट, तो नीलम वैली नहीं पहुंच पाएंगे तो वो रोड तो बात की बात है। सो दैट्स द रीजन दे आर स्केयर्ड। तो बिना लड़े मारने की जो नीति है चाणक्य की सर, वो अगर अफगानिस्तान में आप प्रेजेंस दिखा दो, तो ऊपर से डैम बना दो, तो हो गया काम। जल्दबाजी किस लिए करनी सर, हमारे देश में लोग बड़े आतुर हो जाते हैं, थोड़े पेशेंस लूज कर देते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कि दो ओपिनियंस हैं, साफ साफ सीधे सीधे चल रहे हैं दो ओपिनियंस। एक ओपिनियन ये कहता है कि भाई तुरंत काइनेटिक एक्शन करो, और दूसरा कहता है कि रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। एब्सोल्युटली सर, अपनी मर्जी अपना। अब इमेजिन करो ना, अगर हम पाकिस्तानी हैं, अब आया गोला, अब आया गोला, अब आया गोला, अब आया गोला, तो डर में जो जीना है सर, और आप बार बार वॉशरूम जाते हो और वॉशरूम में पानी ना हो, फिर आप इमेजिन की जो क्या इम्पोर्टेंट है, गोला इम्पोर्टेंट है कि पानी जो हमने बंद किया वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और आपसे बात डिस्कस करनी थी, जो हमारे जो ये तथाकथित जो लिबरल क्लास है वो बड़ा चिंतित है कि साहब चाइना जो है वो पाकिस्तान की हिमायत में हमारा पानी रोक देगा। सर कौन सा पानी रोकेगा, इन लोगों को नक्शा ही नहीं पता सर। तिब्बत का इन्होंने नक्शा कभी देखा ही नहीं सर। तिब्बत का जो वेस्टर्न पोर्शन है उसका जो मैक्सिमम ड्रेनेज सतलुज के अंदर आती है, और सतलुज में उन्होंने एक, आपको याद होगा 2010 में एक बार बीच में उनका फंस गया था, एक ग्लेशियर आ गया था, चाइना ने हमें बताया नहीं, बाद में बड़े गंदे फ्लड्स आए थे, मैं उस टाइम हिमाचल में ही था, और तभी मेरे पे लैंडस्लाइड तब मेरे को लगी थी, तो आई रिमेंबर पूरी 200 किलोमीटर सड़कें साफ हो गई थी हिमाचल में, बहुत बड़ा त्रासदी आई थी। लेकिन जो इंडस आता है सर, इंडस जब एंटर करता है डेमचौक में, आप उसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, मतलब बिना, इट इज लाइक नाला सर, इज प्रैक्टिकली नाला। हमने तो लेह में उसको ऐसे ही क्रॉस किया हुआ है, आप डेमचौक की बात करो। और उसके लेके में जंस्कार रिवर मिलता है उसके अंदर आगे, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूट। इनफैक्ट जंस्कार रिवर इज बिगर देन इंडस, बिकॉज इंडस आता है बिल्कुल मस्ती में और जंस्कार आता है तेजी के साथ, तो संगम में भी आपको दिखता है क्लियरली। वो निमो पे आता है, निमो पे मैं गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे वो कॉन्फ्लुएंस है, मैं उस जगह पे गया हूँ, तो पीछे न्योमा रिवर और इंडस मिलता है जहाँ पे, तो न्योमा रिवर एंटर करता है, उसको मिलता है, तो उसका कैचमेंट एरिया हमारे पास है। सेम इज द केस इन ब्रह्मपुत्रा जब लोहित वैली एंटर करता है सर, और लोहित रिवर जब उसको बीच में उसकी मेन वो है, तो तब जाके अगर चाइना जीरो भी कर दे, पानी पूरा बंद कर दे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो भी हमारे पास वो उसको कह रहा है कि 60,000 मेगावाट पावर जनरेट करेगा, तो 60,000 पावर जनरेट करने के लिए कम से कम 30 MF पानी चाहिए। तो वो जो डैम्स की जो सीरीज, जो सबसे बड़ा डैम जो बना रहा है सर, जिसने कि अर्थ की रोटेशन को 0.5 सेकंड से स्लो कर दिया है, उसमें हो जाएगा। सो बेंड पे भी बना रहा है ना, एक, हाँ बेंड पे भी बना रहा है, वो जो ग्रेट बेंड के ऊपर भी एक जो कैस्केड है वहां पे बना रहा है। इसलिए हम लोग नीचे बना रहे हैं, ताकि कल को जैसे हमने कल झेलम का पानी छोड़ा, तो उसको हमें वरी है कि पानी छोड़ सकता है सर, वो पानी रोक नहीं सकता, बिकॉज हमारा ब्रह्मपुत्रा के अंदर कैचमेंट इनफ है, हम भूखे नहीं मरेंगे सर। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम बनने, फिर अगर वो तो देखिए मैंने तो कैलकुलेट किया था कि जो एंट्री पॉइंट जहाँ पे है, जहाँ सियांग रिवर, वो सांगपो जो है वो सियांग बनती है,
और वहां पे 82 वहां से लेके 82% पानी जो है वो मिलता है। अच्छा, जहाँ पे ये बेंड पे बना रहे हैं, वो बेंड जो है वो नामचा बरवा, वो जो 7200 मीटर वाला जो पीक है, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न हिमालयस, और वो उसके आगे उसका मेल्ट जो है वो सारा उसमें जाता है, वो एक और कोई 6-7% और क्रिएट करता है, तो 90% पानी तो हमें वैसे ही उसका मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें तो उनका जो वो फ्लड क्रिएट करेंगे उससे बचना है। और सर दूसरी बात जो हम लोग नहीं समझ रहे कि जो उन्होंने अपने लिए वनरेबिलिटी क्रिएट कर दी है, वहां से उनके पावर लाइन बिजली लेके मेनलैंड चाइना में जा रहे हैं। 4000 किलोमीटर लंबी लाइन है सर वो। तो वो 2-3 जगह से खंभे 2-3 मैंने उड़ा दिए, हम उड़ाए, तिब्बतियन उड़ाए, या हमारी एयरफोर्स उड़ा दे, तो चाइना का अंत बड़ा अंधेरे वाला होने वाला है सर। बिकॉज वो यहाँ से भी लेना चाहता है और ये अपना दैमर बादशाह से भी लेके जाना चाहता है बिजली वापस, बिकॉज पाकिस्तान से सी पैक से तो मिला नहीं इसको कुछ भी। तो बड़ा एम्बिशियस प्लान है, उससे शक्सम वैली का पानी भी लेके जाना चाहता है। तो ये सारी वर्नेबिलिटीज क्रिएट कर रहा है जिसमें खुला पैसा लगाएगा, और जब जिस दिन शुरू हुआ सर हमारे साथ, किसी ना किसी दिन तो होगा सर उसका, तो हम पहले इनको ठोकेंगे। उसका ग्रिड जो एक्सपोज्ड है वो इतना लंबा ग्रिड 4000 किलोमीटर की, पायलट कहीं भूल भी जाए तो आगे फिर एक मोड़ काट भी है गलती से, दूसरा भी दिख जाएगा सामने से तारे। तो वो सैबोटेज के लिए भी प्रोन है और ऑफ कोर्स अटैक के लिए वल्नरेबिलिटी है सर। अच्छा, वो पानी जो है वो गॉर्ज जो है वो वहां से और उधर की जो रेंजेस है, वो अगर आपको पानी ले जाना है चाइना में, तो 3000 मीटर की लिफ्ट चाहिए आपको उसमें। यू हैव टू लिफ्ट द वाटर अबाउट, अगर आप कोई टनल वनल भी बनाओगे तब भी 1000-2000 मीटर उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, पानी तो आप ले नहीं जा सकते वहां से। पावर लेके जा रहे हैं, पावर लेके जा सकते हो, तो फिर किस चीज की हो रही है? इधर आ जाइए सतलज पे, वहां पे भी क्या करेंगे? वहां उस पानी का कोई यूज ही नहीं है, देयर इज नो कल्टीवेशन, नथिंग। गॉर्ज के अंदर, गॉर्ज में सर पूरा वो नाली के अंदर बह रहा है फुल, और बरसातों में काला हो जाता है सर सतलुज, बिकॉज इतना सेडिमेंट उसके अंदर से आता है। इट्स ऑल वी शेप वैली में से आता है सतलुज में, तो क्या कर लेंगे सर? तो हमें सर क्या है कि हमें वो हवा बनाना, बिकॉज हमें फीड किया जाता है ना सर, हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं दलाल प्रेस्टिट्यूट्स, वो फीड करते हैं और फिर हम उसको लेके हल्ला करते हैं। और बाकियों ने पता, जैसे आपकी तरह किसने स्टडी की होगी कि ग्रेट बैंड, लोगों को ग्रेट बैंड ही नहीं पता होगा कहाँ है सर, तो लोगों से हाँ बस अब मारेगी, अब खत्म हो गया। और ये फोबिया सर 62 में चाइनीज आर्मी इज अनबीटेबल, बिकॉज हमने बेवकूफियां की, मैनन और नेहरू साहब ने और कोल ने, फिर हमने अच्छी फौज को पिटवाया मरवाया एक्चुअली। तो उसको कवर अप करने के लिए इन किताबों में ये प्रूव करते कि चाइनीज आर्मी तो इतनी तगड़ी थी और इतनी अच्छी थी और इतनी टैक्टिक्स के साथ आई। उन्होंने वो लिखना छोड़ दिया कि हमारे जहाज ऊपर से जाते थे, उसको महावीर चक्र भी मिला पायलट को, वो बोलता रहा भैया यहाँ पे उनका कोई एयर डिफेंस नहीं है, एयरपोर्ट कुछ नहीं है, बस अपने जहाज भेजो, कैनबरा ही भेज दो गोले फेंकने के लिए, इनफ है। वो चीजें साइड पे कर दी, बिकॉज छुपानी थी ना सर। तो चाइनीज को इतना बड़ा बना दिया कि जब हमारे गलवान में उनकी पिटाई हुई तो हमारे भी सोच रहे होंगे यार क्या है इतनी इमेजिनेशन। और गलवान में कमांडोज आए थे, स्पेशल फोर्सेस आई थी सर गलवान में जो पीटी, और हमारे जो नॉर्मल फौजी थे उन्होंने इनको पीट के भगा दिया। और सर वो कौन सी पता, कोई मेडिकल का, कोई आर्टिलरी का, कोई इन्फेंट्री का, बेचारा फौज थी नहीं वहां पे, सर भी इकट्ठा किया जो समूह, और अंधेरे में कौन किसको मार रहा कुछ पता नहीं, और मल्टीपल में मारा उनको। करेक्ट। अच्छा, ये जब ये बात होती है, आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें जो 5 पेंडिंग जो डैम्स हैं उनको स्पीड अप करने की बात आ गई, जिसमें से एक सावलकोट का तो काफी बड़ा है, उसका ऑलमोस्ट 1856 मेगावाट उसका है, तो स्टोरेज भी काफी होगा। एक इसकी जो ट्रिब्यूटरी है मसूदार या क्या नाम है इसका, जो मारवान से आती है, यस सर, जो चिनाब में मिलती है किश्तवाड़ के नॉर्थ में, हाँ किश्तवाड़ के नॉर्थ में, उस पे एक स्टोरेज डैम बनाने का है, और दुलस्ती 2 है, और एक आपका उधर पडर के पास में एक किरताई करके एक डैम, ये 4 डैम चिनाब पे और एक उड़ी 2, इनका आज ये डिस्कशन आया। अच्छा, मैं ये इसमें एक मैंने आज थोड़ा सा स्टडी किया टोपोग्राफी के साथ में, यानी हाइट्स वगैरह एनालाइज करके, तो मुझे 3 पॉइंट ऐसे मिले जहां से आप चिनाब का पानी आराम से रावी में डाल सकते हो, और उसमें से 2 जो टनल्स बनती है, एक तो 23 किलोमीटर की टनल बनती है जो कि छज्जू नाला एक सब ट्रिब्यूटरी है,
आपको ध्यान है, एक बैरा सुएल करके रावी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, बैरा और सुएल उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज है, बैरा मेन ट्रिब्यूटरी है रावी की। तो बैरा सुएल और उसमें एक छज्जू नाला आके मिलता है, वो छज्जू नाले का चिनाब से चंद्रभागा जो है आपके हिमाचल प्रदेश में, तो टिंडी नाम की जगह है, वहां से वो छज्जू नाला वाला जो बेंड आता है उसके ऊपर ब्रिज है, रोड जाती है उधर से। हाँ लेक सर, तो टंडी 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 टिंडी, हाँ टिंडी टंडी, तो वो 23 किलोमीटर है। 23 किलोमीटर तो इन्होंने किशन गंगा पे भी टनल बना रखी है, जो किशन गंगा से जो वुलर लेक वाली टनल है वो भी 23 किलोमीटर, तो वो कुल 23 किलोमीटर है। उसके अलावा उससे पहले त्रिलोकीनाथ नाम की जगह है, वहां से लेके भरमौर तक जो रावी का मेन जो स्टेम है वो 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर हाइडल टनल्स आर नॉर्मल, कोई बड़ी बात उरी में 22 किलोमीटर, उरी में 22 किलोमीटर है सर। हाँ ऑलरेडी बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब आप ये देखें तो एक और जो है सर, ये किश्तवाड़ के नीचे जो बेंड आता है, जो राइट एंगल पे मुड़ती है चनाब, जहाँ पे साउथ को मुड़ती है, यस सर। हाँ हाँ हाँ, ईस्ट से वेस्ट आती है, साउथ में मिलती है। वहां से लेके रंजीत सागर के ऊपर, क्योंकि वहां पे करीब 900 मीटर यहाँ पे एलिवेशन है, और फिर कुछ 700 मीटर एलिवेशन जो है वो रंजीत सागर के ऊपर एक जगह जहाँ पे ये बैरा जो है और मिलती है रावी से, उसके जस्ट आगे वो करीब 60-61 किलोमीटर मिलता है। तो डिफिकल्ट बट डूएबल। डूएबल सर, जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसमें इट कैन बी, आप आराम से रावी में ले जा सकते हैं, और फिर सारा पानी जो है वो रंजीत सागर का रिजर्वायर का उसकी कैपेसिटी बढ़ा के फिर उसको जो हमारी ब्यास रावी ब्यास जो चैनल है उसकी पैरेलल बना लीजिए उसके, और वो ले जाके फिर उसको आप यूज कीजिए, पंजाब को दीजिए, या इसको आपके सतलज यमुना लिंक केनाल में उनको दिक्कत है तो भाई उतना पानी और दे दीजिए उनको जहाँ भी चाहिए, और उधर से पानी आप यमुना में ले जाइए, इधर से नीचे और राजस्थान केनाल जो है उसका पूरा जो टेल थी उसकी वो पूरी नहीं बनी थी, गडरा रोड तक बननी थी, वो गडरा रोड के बजाय वो काफी पहले टर्मिनेट हो गई जैसलमेर जिले में। तो ये सारा लेके और पूरे आप हमारे 10-20 लाख हेक्टेयर और क्रिएट कीजिए कमांड, क्या दिक्कत है सर? आपको किश्तवाड़ से भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप चिनाब को अखनूर से तवी जम्मू तवी में मिलाइए, जो कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, वो इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट भी था ऑफिशियली। और तभी जो हमारा सिटी के बीच से गुजरती है सर, वो प्रैक्टिकली गर्मियों में सूखी रहती है और फ्लड्स आते हैं बरसातों में, और बाकी दिन तो अभी वहां पे रिवर फ्रंट बन रहा है। तो सिंस वो ट्रिब्यूटरी थी चिनाब की, पानी रोक नहीं सकते थे, तो उसमें गेट्स बने हैं रिजर्वायर के। तो मैं तो कहता हूँ उसको इमीडिएटली उसको डैम में कन्वर्ट कर दो, एंड फिर चिनाब का पानी तवी में, और जम्मू में जो पानी की शॉर्टेज है पीने की वो भी सॉर्टेड होगी, और तवी का फिर पानी लिफ्ट करके आप आराम से रावी में लेके जा सकते हो। हाँ, वो थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हीरापुर तक स्लोप अप है, फिर हीरापुर से वापस नीचे है। यस सर, वो इतना मैनेजेबल है, दैट कैन बी डन। और इनफैक्ट उसके बाद आप इतना अगर चिनाब से पानी उठा लो सर, चिनाब तभी लिंक करके, और जेलम के लिए अगर हम एक्चुअली घुस जाते हैं पीओजेके के अंदर, जो कि मुझे थोड़ा सा, अगर ग्राउंड एक्शन कहीं होगा इस आने वाले दिनों में तो पीओजेके के अंदर ही होगा, तो अगर उनका पानी हमने जेलम का पानी ड्रेन कर दिया सर, जहाँ जेलम पे जो आपने बोला कि उरी 2 बन गया, अब उरी 2 से पानी लेके निकलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बड़ा बीच में पहाड़ खड़ा है। बट अगर उसको जेलम को वहाँ स्टॉप करके और जेलम का पानी किसी तरीके से अगर हम रावी में ले आए, और फिर पंजाब, और फिर तो यूपी, दिल्ली, राजस्थान के बल्ले बल्ले हो गए, ये सारा सतलुज वतलुज कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, बिकॉज वील हैव इनफ वाटर टू सेटिस्फाई पंजाब एंड हरियाणा बोथ, एंड पॉसिबली गोइंग अवे टू पूरी यूपी, और फिर आप जो ईस्टर्न लिंकेज कर रहे हो रिवर्स की, पर दीज विल बी मैसिव कैनाल्स, वो जो हमारी रणवीर कैनाल की तरह 20-25 मीटर वाली कैनाल है। रणवीर कैनाल तो आपके क्या, आपने ही लिखा था, आपका ही देखा था मैंने कि उसकी कैपेसिटी तो 400 की है क्यूसेक की, लेकिन उसमें आपको 100 क्यूसेक की अलाउड था। हाँ, तो 400 भरी है सर, 400 रणवीर में, 400 प्रताप में, तो 4 गुना वैसे हो गया इस मौसम में, तभी चलान श्रिंक हो रहा है। यस सर, अभी लबालब चल रहा है। आज कल मैं उधर से आया तो कैनाल फुल है ऊपर तक। अच्छा, वैसे फुल नहीं रहती थी पहले से, गर्मियों में उसको 400 से 100 क्यूसेक पे ले जाते थे गर्मियों के मौसम में। अभी पूरी चला रहा है,
अभी पूरा है सर। बैसाखी के पहले सफाई होती है हमेशा, फिर बैसाखी के टाइम पे खुल जाती है और उसके बाद वो चल रहा है फर्स्ट क्लास। चलिए, तो हमारे पास तो पूरा एक रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अभी हमने तो विक्रांत की बात ही नहीं की, वो फिर करेंगे कभी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय हिंद, जय भारत।